राइज एंड शाइन क्लास 10th के बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर रही हूँ आपकी एस चैन बुक फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 सोर्सेस ऑफ एनर्जी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। बच्चों ये वीडियो पार्ट 5 है। ऑलरेडी वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3, वीडियो 4 मेरे चैनल पर अपलोडेड है। आप प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। बच्चों अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो में हम लोग आपकी एस चैन की बुक के पेज नंबर 158, 159 एंड पेज नंबर 161 पर एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 28 से 45 और फिर पेज नंबर 161 पे 9, 10, 11, 12 है, उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज मॉडरेटर इन रिएक्टर ऑफ न्यूक्लियर पावर स्टेशन। न्यूक्लियर पावर स्टेशन पे देखिए क्या होता है, रेडियो एक्टिव मटेरियल का यूज होता है। इसमें हम एक न्यूट्रॉन की बॉम्बार्डिंग करवा के यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी स्टार्ट करवाते हैं। और जब एक न्यूट्रॉन गिरता है न्यूक्लियर जो भी आपका आप ले रहे हो एज फ्यूल, उसमें से 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं। ये एक चेन रिएक्शन है। उसके बाद हर एक न्यूट्रॉन से ये चेन रिएक्शन के तौर पे 3-3 न्यूट्रॉन्स निकलते रहते हैं। अब ये जो रिएक्शन है बहुत ही एक्सप्लोसिव हो सकता है। ऐसा लग सकता है कि सूरज गिर गया हो, इतनी एनर्जी वहां पे क्रिएट हो जाती है। तो बहुत जरूरी है कि जो ये न्यूट्रॉन्स निकल रहे हैं, हर एक न्यूट्रॉन में से 3 न्यूट्रॉन, तो इनको कंट्रोल किया जाए। इनमें से 2 न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करवाया जाता है। तो ये जो मॉडरेटर का जो यूज करते हैं वो किस तरह से यहाँ पे किया जा रहा है और किस चीज का यूज हम एज मॉडरेटर करते हैं। तो हम ग्रेफाइट का यूज करते हैं एज मॉडरेटर बिकॉज दे रिफ्लेक्ट द फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन। ये रिफ्लेक्ट कर देते हैं फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन का, इसलिए एज मॉडरेटर न्यूक्लियर पावर प्लांट में हम ग्रेफाइट का यूज करते हैं। फिर है 29, द कंट्रोल rods used in reactor of produce और न्यूक्लियर पावर प्लांट आर मेड अप ऑफ। जो न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो कंट्रोल रोड्स बनाई जाती हैं वो किसकी बनाई जाती हैं? तो जनरली बोरोन है। किस क्या है आपका बोरोन? ऑप्शन डी बोरोन, बिकॉज न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। और जो भी रिफ्लेक्ट करता है ग्रेफाइट, उसको ये बोरोन एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर है 30, द कूलेंट। अब इतना ज्यादा एनर्जी निकल रहा है, इतने ज्यादा रेडिएशन निकल रहे हैं, तो उस पावर प्लांट को आपको उस जगह को कूल भी करना है। तो आप एज कूलेंट किसका यूज करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में? एज इन दी न्यूक्लियर पावर स्टेशन। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं आपके लिक्विड मरकरी एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नो, हम एज कूलेंट लिक्विड सोडियम और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? लिक्विड सोडियम एंड कार्बन डाइऑक्साइड का। बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। 31 है, इन दी न्यूक्लियर पावर प्लांट कूलेंट इज अ सब्सटेंस। न्यूक्लियर पावर प्लांट में हमने देखा कि हम लिक्विड सोडियम का यूज कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कर रहे हैं। तो ये जो है सब्सटेंस वो क्या है? विच कूल द हॉट स्पेंट स्टीम टू दी कंडेंस टू बैक टू वाटर। नो, विच ट्रांसफर द हीट फ्रॉम रिएक्टर टू वाटर इन हीट एक्सचेंजर। यस, यहाँ पर ये कूलेंट जो होते हैं वो ट्रांसफर करते हैं हीट को फ्रॉम द रिएक्टर टू वाटर, और वहां पे वाटर को एज स्टीम में कन्वर्ट किया जाता है और इलेक्ट्रिसिटी में प्रोड्यूस करने के लिए काम में आते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा 31 का। इसके बाद हम 32 के बारे में बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अल्टीमेट नॉट डिराइव फ्रॉम सन एनर्जी और सोलर एनर्जी। इसमें से क्या चीज सन एनर्जी से अल्टीमेटली डिराइव नहीं हुए? वीडियो 4 में भी हमने बात करी थी, वो है न्यूक्लियर एनर्जी। क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी हम किससे डिराइव करते हैं? रेडियो एक्टिव मटेरियल से, जो कि हमको अर्थ डिगिंग के थ्रू मिलते हैं जनरली। तो ये अल्टीमेटली सन एनर्जी नहीं है। फिर आता है आपका 33, द वन एटॉमिक मास यूनिट इज इक्विवेलेंट टू एन एनर्जी ऑफ। जो वन यूनिफाइड मास या 1 यूनिट मास है, एटॉमिक मास यूनिट है, जिसको कि हम एएमयू के नाम से भी जानते हैं, वो कितने के बराबर यहाँ पर है? तो यहाँ पर 931 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 9.31 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, या 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, या 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो जो 1 यू है वो एग्जैक्टली आपकी होती है 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैसे पढ़ेंगे? मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। फिर है 34, द एनर्जी इन द रिएक्टर ऑफ द न्यूक्लियर पावर स्टेशन इज प्रोड्यूस बाय द प्रोसेस ऑफ। जो एनर्जी न्यूक्लियर पावर स्टेशन पे प्रोड्यूस हो रही है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इज इट न्यूक्लियर डिफ्यूजन, इज इट न्यूक्लियर फिजन, इज इट न्यूक्लियर फ्यूजन, इज इट न्यूक्लियर फर्मेंटेशन। तो यहाँ पे जैसे यूरेनियम है, ये काफी हैवी मास का
एटम होता है, इसको हम क्या करते हैं, इसको तोड़ते हैं, रेडियो एक्टिविटी करवाते हैं न्यूट्रॉन की बॉम्बार्डिंग करवा के। तो ये न्यूक्लियर फिजन होता है। तोड़ना मतलब क्या होता है, फिजन। फ्यूजन माने होता है जुड़ना। जुड़ने के लिए दो छोटे छोटे एटम लिए जाते हैं, जो सन में जनरली हो रहा है, हाइड्रोजन जोड़ के हीलियम बन रहा है, उसको पहले से ही एनर्जी वहां पे होना चाहिए, उसके लिए काफी ट्रिमेंडस एनर्जी वहां होना चाहिए। तो सही ऑप्शन है न्यूक्लियर फिजन का यूज होता है। फिर 31 है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू। जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट न्यूक्लियर एनर्जी होती है वो किसके बराबर होती है, वो होती है आपकी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के। ठीक है, तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो एनर्जी है वो आपकी 1.6 इंटू 10⁻19 जूल के बराबर है। फिर बात करते हैं यहाँ पे MCQ 36 के बारे में। ये है आपका, which of the following can be produced during nuclear fission as well as nuclear fusion। न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन दोनों के टाइम पर ही क्या प्रोड्यूस होते हैं। तो मैंने बताया कि न्यूक्लियर फिजन के टाइम पर न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन के टाइम पर भी न्यूट्रॉन्स ही आपके प्रोड्यूस होते हैं। तो ऑप्शन डी एकदम ठीक हो जाएगा। 37 है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन आर नॉट अ सोर्स ऑफ एनर्जी। जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है वो सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है फॉर वन ऑफ द फॉलोइंग। किसके लिए, तो एटॉमिक बॉम्ब में न्यूक्लियर फिजन होता है, पावर प्लांट में भी होता है, पेस मेकर जो हमारे जनरली हार्ट में हमारा पेस मेकर होता है उसकी जगह आर्टिफिशियल जो पेस मेकर लगता है उसमें भी न्यूक्लियर फिजन का ही यूज होता है। सन नहीं है, क्योंकि सन में क्या होता है, आपका हाइड्रोजन जुड़ के हीलियम बनाता है। क्या बनाता है, हीलियम। और ये फ्यूजन है ना कि फिजन, तो फिजन नहीं है, फ्यूजन है, तो सन में यूज नहीं होता। 37 का सी हो जाएगा। 38 के बारे में बात करें, द एनर्जी प्रोड्यूस कन्वर्टिंग 1 ग्राम मास ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल। अगर आप 1 ग्राम मास ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल से एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हो तो कितना एनर्जी प्रोड्यूस होएगा, वो होता है 9 इंटू 10⁻13 जूल। कितना होता है, 9 इंटू 10⁻13 जूल, जो कि ऑप्शन डी है। ये चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी। 39 है, द सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ द सन है। सन की जो एनर्जी है वो क्या है, कन्वर्जन ऑफ हाइड्रोजन गैस इनटू हीलियम। क्या ये कन्वर्जन है हाइड्रोजन गैस का हीलियम में, अभी भी मैंने बात की, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस हीलियम में कन्वर्ट होती है, तो ऑफ कोर्स ए आएगा। उसके बाद है 40, चलो और भी पढ़ लेते हैं एक बार और। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ कार्बन फ्यूल नो, कार्बन बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस नो, डिस इंटीग्रेशन ऑफ यूरेनियम इनटू बेरियम एंड क्रिप्टन नो। अब 40 के बारे में बात करते हैं। कभी कभी होता है ना ऑल ऑफ द, तो छूट जाता है। एंड कंट्रोल्ड एंड अनकंट्रोल माने कि जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। न्यूक्लियर चेन रिएक्शन फॉर्म द बेसिस ऑफ, जो न्यूक्लियर चेन रिएक्शन है, अनकंट्रोल न्यूक्लियर चेन रिएक्शन है, वो किसका बेसिस है, ऑब्वियसली वो न्यूक्लियर पावर प्लांट का आपका बेसिस है। किसका वो बेसिस है, न्यूक्लियर पावर प्लांट का बेसिस है। लेकिन न्यूक्लियर पावर प्लांट में हम कंट्रोल करके करते हैं, क्योंकि वहां पर क्या हो रहा है कि वहां पे अनकंट्रोल निकल तो रहा है, लेकिन वहां पे ग्रेफाइट हम एज रिफ्लेक्टर यूज करते हैं, बोरोन का हम लोग यूज करते हैं कि वो उसको एब्जॉर्ब कर ले, तो वहां पे कंट्रोल वे में यूज हो रहा है, अनकंट्रोल रिएक्शन को कंट्रोल किया जा रहा है। हाइड्रोजन बॉम्ब में भी आप कंट्रोल करा जाता है, थर्मल पावर स्टेशन पे भी कंट्रोल किया जाता है। अगर कंट्रोल नहीं होगा तो एकदम फट जाएंगे, बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा पूरा, अब एक बड़ी जगह खत्म हो जाएगी। लेकिन एटम बॉम्ब में कभी कंट्रोल नहीं किया जाता। आपने देखा ही होगा 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान के दो शहर थे, हिरोशिमा एंड नागासाकी, वहां पे एटम बॉम्ब गिरा था और पूरा ऐसा सिटी की सिटी खत्म हो गई थी। और उसका असर 40-50 ईयर्स तक भी देखा गया। जो वहां पे फार्मिंग नहीं हो सकती थी, रेडियो एक्टिविटी बहुत ज्यादा थी, जो बच्चे पैदा हो रहे थे वो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई उनके अंदर प्रॉब्लम थी, तो ये अनकंट्रोल था। तो ऑप्शन डी एकदम ठीक आ जाएगा, एटम बॉम्ब में अनकंट्रोल न्यूक्लियर चेन रिएक्शन का यूज होता है। फिर आता है 41, 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू। हम पहले भी बात कर चुके हैं इसके बारे में कि जो 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होती है वो किसके बराबर है, इज इट इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल। ठीक है, फिर उसके बाद है 42 के बारे में बात करते हैं। 1 टाइप ऑफ एनर्जी विच हैज नॉट बीन कंट्रोल्ड सो फार, एक तरह की एनर्जी जिसको अभी तक कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, इज इट ओशियन एनर्जी, इज इट न्यूक्लियर फ्यूजन। तो देखिए न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि सन में जो एनर्जी है ऑलरेडी थी, फिर वहां पे फ्यूजन हो रहा है।
न्यूक्लियर फ्यूजन को देखो हम लोग कंट्रोल करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट में, जियोथर्मल को भी कंट्रोल कर सकते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन को हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते अभी तक, तो ऑप्शन बी ठीक आ जाएगा यहाँ पर। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 43, 44 और 45 पर। इसके बाद 9, 10, 11, 12 भी आएगा, जो कि पेज नंबर 161 पर मिलने वाला है। 43 है द डिस्पोजल ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस्ड इन अ न्यूक्लियर पावर प्लांट पजेस अ बिग प्रॉब्लम। देखिए, जो हम न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो यूज करते हैं वो रेडियो एक्टिव मटेरियल होते हैं। कैसे मटेरियल होते हैं? रेडियो एक्टिव मटेरियल, जो बहुत खतरनाक हो सकते हैं, इनको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। तो द डिस्पोजल ऑफ वेस्ट मटेरियल, इसको हम कैसे खत्म करेंगे, इस तरह के वेस्ट मटेरियल को कैसे हम डिस्पोज करेंगे, दैट इज द प्रॉब्लम। तो बिग प्रॉब्लम है, क्यों? क्योंकि ये बहुत हैवी है, नो। हाईली इनफ्लेमेबल है, बहुत जल्दी आग लग जाती है, नहीं। एक्सट्रीमली मतलब बहुत गंदी स्मेल है, नहीं, ऐसा भी नहीं है। दे आर रेडियो एक्टिव, ये प्रॉब्लम है, इनको डिस्पोज करना इसलिए प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आएगा। 44 है द हीट एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द न्यूक्लियर फिजन। जब न्यूक्लियर फिजन होता है तो उसके वक्त पे जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, फ्यूजन, दिस इज फ्यूजन, ठीक है। और फिजन के वक्त पे जो हो रही है, इट इज कन्वर्जन ऑफ स्टोर्ड केमिकल एनर्जी, it is conversion of stored chemical into energy, or is it conversion of momentum into energy, or is it conversion of mass into energy? Yes, it is conversion of mass into energy. ये जो एटॉमिक मास है ये कन्वर्जन हो रहा है एनर्जी में, ठीक है। तो इट इज कन्वर्जन ऑफ मास इनटू एनर्जी, ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। 45 के बारे में बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन अंडरगो न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन में कौन जाएगा? ये जो ड्यूटेरियम है, हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो ड्यूटेरियम जो है वो किस में जाता है आपका? वो सॉरी, हीलियम होता है आपका, ये वो जाता है आपका न्यूक्लियर फ्यूजन में। तो यहाँ पे ड्यूटेरियम आएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे ठीक हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 की। बच्चों वीडियो पसंद आता है तो लाइक तो कर ही दीजिए, और प्रॉब्लम्स को आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, एप्रिशिएशन को भी। 9 है द मेजर कॉज ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है एनवायरमेंट को पोल्यूट होने का, वो क्या है? इज इट हाइड्रोजन एज फ्यूल? नहीं। इज इट बायोमास? नहीं। इज इट ओशन एनर्जी? नहीं। फॉसिल फ्यूल है, गाड़ियों में, कार्स में, हैवी व्हीकल्स में, हर जगह फॉसिल फ्यूल का यूज हो रहा है, जिससे कि बहुत जहरीली गैसें निकलती हैं और एनवायरमेंट को पॉल्यूट करती हैं। 10 है द वर्ल्ड नोन कोल रिजर्व आर एक्सपेक्टेड टू लास्ट अबाउट ईयर। अबाउट मतलब कि जो हमारा कोल का रिजर्व है वो अभी क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कितने साल में वो खत्म हो जाएगा? बहुत जल्दी खत्म होने वाला है, नियरली 200 ईयर्स में बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। अभी भी आप न्यूज देखते होंगे कि खत्म होने वाला है। 11 द फॉसिल फ्यूल हुज नॉन रिजर्व इन द अर्थ आर एक्सपेक्टेड टू लास्ट फॉर द मिनिमम पीरियड। जो नेचुरल गैस वगैरह, पेट्रोलियम वगैरह है, ठीक है, इसमें पूछा गया था जो बहुत जल्दी खत्म होने वाला है, कम से कम साल में खत्म होने वाला है, वो इसमें से कौन सा है? इज इट कोल, इज इट यूरेनियम, इज इट पेट्रोलियम, इज इट नेचुरल गैस? वो पेट्रोलियम है जो बहुत जल्दी खत्म होने वाला है, तो ढंग से यूज करना है हम लोगों ने। 12th है द एन एनर्जी एफिशिएंट डिवाइस फॉर प्रोड्यूसिंग लाइट इज। इसमें से कौन सा आपका एफिशिएंट एनर्जी डिवाइस है, प्रोड्यूस करता है लाइट को? वो है CFL, हम लोग घरों पे यूज करते हैं। इसका फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। तो बच्चों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें, कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को और एप्रिसिएशन